Okay, guys, Pratham. Now I'll be taking your chemistry portion for this section. ठीक है, अपने पास क्या है ना, 11 मार्च को अपना पेपर है अब. सो अपने पास अभी 8 9 10 3 दिन सफिशिएंट पड़े हुए हैं, है ना. और अगर अपन 4 चैप्टर्स पर डे भी करेंगे ना, अराउंड 12 to 13 यूनिट्स हैं तो पूरी हो जाएंगी, राइट. सो जो लोग सोचते हैं कि अभी नहीं हुआ है, अभी ये नहीं है, कितना करेंगे, डर लग रहा है, सब कुछ है. सो कीप दीज ऑल थिंग्स इन थॉट्स एट बे. अपन को जो बचा है टाइम पीरियड उसमें अच्छे से काम करना है. अच्छा, 2 तरीके होते हैं पढ़ाई करने के. एक अप्रोच की जस्ट एक मैं बात कर रहा हूँ. हालांकि अपना सेशन जो टुडे है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही बता देता हूँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. ठीक है, इसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने, एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 पोर्शंस होंगे. तो उसमें जो 1 मार्क MCQs वाला पोर्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से, वो अभी कवर करेंगे. 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए जो सेशंस हैं वो आगे आने वाले हैं. ठीक है, करें. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर पढ़ने का जैसे मन नहीं करता, डर भी लग रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है ना, आप चैप्टर्स पढ़ते हो, ठीक है, और उसके बाद MCQs सॉल्व करते हो, तो ये होती है एंटेरोग्रेड अप्रोच. ठीक है, ये एंटेरोग्रेड अप्रोच जो आप फॉलो करते हो विद रिस्पेक्ट टू MCQs, दिस अप्रोच जो होती है ना, ये लॉन्ग टर्म वाली अप्रोच है. और दूसरी बात यह है कि जब आप चैप्टर के बारे में बहुत श्योर हो, चैप्टर आपने अच्छे से रीड किया हुआ है, ये अप्रोच वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. जो इसकी रिवर्स अप्रोच है, वो जब भी आप परेशानी वाली सिचुएशन आती है या जब भी पढ़ने का मन नहीं है, उसकी रिवर्स अप्रोच आप लगा सकते हो. ये रेट्रोग्रेड अप्रोच होती है. और ये इररिस्पेक्टिव आपने अच्छे से पढ़ाई करी है चाहे नहीं करी है, रेट्रोग्रेड अप्रोच आपको यूज़ करनी ही करनी है. इसमें बेसिकली क्या है, MCQs सॉल्व करते जाते हैं और MCQs के बेसिस पे हम आंसर देने की कोशिश करते हैं. और इससे हम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्टिवली रिकॉल करते हैं. ठीक है, एक्टिव रिकॉल हमें ये बताता है कि जो हमने पढ़ा है, क्या हमने सही पढ़ा है, क्या ये हमने सही समझा है. ठीक है, सो एक्टिव रिकॉल इज़ ऑलवेज अ बेटर मेथड फॉर, बिकॉज इसमें जो एग्ज़ाम के अंदर जो रिकॉल के चांसेस होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर जो चांसेस ऑफ रिकॉल होते हैं, दे आर रिलेटिवली वेरी वेरी हाई. ठीक है, तो विल बी बिगनिंग विद द सेशन. ठीक है, और सब कुछ स्मूथ जाना है, सब कुछ अच्छा होना है. देयर इज नथिंग टू बी फियरफुल ऑफ एनीथिंग. 8 9 10, these 3 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू शुड गिव योर 100%. जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करेंगे, बाकी सब छोड़ेंगे. ठीक है, ओके. पहला क्वेश्चन है कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें से कौन है. एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, राइट. सो वी हैव मैनी ऑप्शंस फॉर यू: प्रोपीन, पेंटेन, ब्यूटीन, बेंजीन. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, एलिफेटिक कंपाउंड्स और एक होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक मतलब लीनियर चेन ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इस तरीके से बढ़ते जाता है. और यही कार्बन अगर जो है रिंग के फॉर्म में अरेंज हो जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी ऑफ कंपाउंड एलिफेटिक्स में हम पढ़ेंगे. एल्केन्स, ठीक है, जिसमें लीनियर चेन होती है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड. एल्कीन्स, जिनमें कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो. और एल्काइंस, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हो. अच्छा, इसमें से कुछ भी चीज़ जो है ना, एक्टिव रिकॉल मेथड जब भी हम फॉलो करते हैं, हमें कोई भी चीज़ लिखनी नहीं होती है नोट्स के अंदर. ठीक है, जो अब तक आप फॉलो करते आए हुए ना, वो नोट्स फॉलो करो. इन केस कोई कंसेप्ट है जो आपको डिस्क्रिपेंसी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ और समझा था और क्वेश्चन में सर कुछ और बता रहे हैं, तो आप उसको जो है अपने नोट्स में अपडेट कर लो, अपनी नॉलेज को करेक्ट कर लो. ठीक है, बाकी इससे क्या होगा, सम ऑफ दीज क्वेश्चंस माइट कम इन योर एग्जाम्स. ठीक है, तो इस सेशन में अटेंटिव रहो, है ना. बाकी ये नहीं है कि पेन पेंसिल लेकर बैठे हुए हो, राइट. पहले क्वेश्चन को पूरा समझो, कंसेप्ट को पूरा समझो, उसके बाद जो है लास्ट में 5 मिनट से 10 मिनट में पूरे सेशन को अपने नोट्स में उतार लेना. ठीक है, ये PDF वैसे भी यहाँ पर रहेगी और ये वीडियो भी रहेगी, तो कहीं जाने वाला नहीं है. द थिंग इज़ टू एक्टिवली लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब दिमाग और कान जो होते हैं ना, दोनों साथ लेके आने, बाकी सब छोड़ना है. ठीक है, सो सिंपल सी बात है यार. प्रोपीन क्या है, मैंने बताया कि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है उसमें एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं और एल्केन्स हैं. अब इसमें ईन आ रहा है, इसमें ईन आ रहा है, इसमें भी ईन आ रहा है. ठीक है, पर हमें पता है जो मैथ होता है, that represents 1, eth represents 2, prop represents
3, ब्यूट रिप्रेजेंट्स 4 एंड पेंट रिप्रेजेंट्स 5। तो ये जो कंपाउंड्स है ना, ये लीनियर चेन वाले कंपाउंड्स है, एलिफेटिक कंपाउंड्स है। इसमें एक ही कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। अल्टरनेटिव 3 कार्बन जो होते हैं ना, वो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सो द आंसर विल बी बेंजीन, राइट। ये सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए दिया था, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, एक जनरल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोकार्बन्स में जनरल फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट होता है, राइट। सो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, मैंने आपको अभी बताया कि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक कार्बन जो होता है ना, वो टेट्रावेलेंट है, ये सबको पता है। पीरियोडिक टेबल में कार्बन जिस फैमिली में आता है ना, बोरॉन फैमिली, कार्बन, तो इसमें ऐसी कार्बन फैमिली जो होती है उसमें क्या है, इसके 4 वैकेंसीज होती हैं, राइट। तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब सिंपल सी बात बताओ यार, कि अगर कोई कार्बन दूसरे कार्बन से लेंगे तो एक वैलेंसी तो कंज्यूम हो गई, बाकी कितनी वैलेंसी बची, 3। इधर 2 कंज्यूम हो गई, बाकी कितनी बची, 2। इधर 1 कंज्यूम हो गई, बाकी कितनी बची, 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि जब कार्बन के थ्रू डबल बॉन्ड से लिंक होता है, 2 वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, यानी कि एक कार्बन के लिए 2 पोजीशंस वैकेंट है। यहाँ पर कुछ भी डाल सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन डाल सकता हूँ, है ना, 2 मीथेन डाल सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ ना, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यानी कि एल्कीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है कि एल्कीन में अगर कार्बन n है, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, उसके डबल, क्योंकि 2 वैकेंसीज रहती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रहेगी, इधर भी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रहेगी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूले में 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा सकते हैं, CnH2n+2, ठीक है। और जब एल्काइन हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन और कंज्यूम हो जाएगी, यानी कि -1 एक हाइड्रोजन हो जाएगी, जो ऊपर वाली हाइड्रोजन वो नहीं आएगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। यानी कि हमको एल्कीन का फॉर्मूला लगाना है, अगर इससे +2 कर लो तो ये एल्केन का फॉर्मूला बन जाता है, और इससे -2 कर लो तो ये एल्काइन का फॉर्मूला बन जाता है, राइट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट। मैंने क्या बोला कि जो एल्कीन्स होते हैं वो, उसमें कार्बन जितने होंगे उसकी डबल हाइड्रोजन होगी। एल्केन्स में इसी फॉर्मूले में आप +2 कर दीजिए, और एल्काइन में जब आप कर रहे हो तो आप इसी फॉर्मूले में -2 कर दो, ठीक है, डन है ना। सो दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल कार्बन टू कार्बन कोवलेंट, मतलब एल्काइन पूछ रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये तीनों सेम कार्बन के हैं, राइट। और हमको पता है एल्काइन में क्या होता है, -2 हो जाता है, यानी कि एल्कीन के लिए फॉर्मूला CnH2n है, -2 कर लो, ठीक है। तो C3H की जगह आना चाहिए H6-2, यानी कि C3H4 विल बी द फॉर्मूला, राइट। दिट इज, और 3 कार्बन को होता है प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन करके कंपाउंड बनेगा, राइट। और है ना, सो एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, है ना, इसमें और कोई डाउट तो होगा नहीं, है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स इन ईथेन मॉलिक्यूल्स, ईथ वैसे ही कर लो यार, ईथ का 2 है, ठीक है ना। तो C2H2n+2, है ना, तो यहाँ इनकी वैल्यू 2 है, तो ये 2 × 2 4 + 2 यानी कि 6 होने चाहिए। बनाना भी है तो ये देख लो, 2 कार्बन है, ठीक है, ईथेन में एन है ना, एन यानी कि एल्केन है, और एल्केन का फॉर्मूला हमने लिखा था, बताओ, यहाँ पर 3 जगह 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, राइट। देयर विल बी 3 हाइड्रोजन एट 3 प्लेसेस, गिन लो। फॉर्मूला भी काम करता है, रियलिटी में बना के देखना हो तो भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा एफर्ट अपन को इसमें नहीं पुट करना है। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। अब पहले जो कंपाउंड्स थे ना वो IUPAC के हिसाब से नेम ही नहीं थे, ठीक है। तो एसिटिलीन एक्चुअली लगता ईन है, लेकिन ये IUPAC वाले नाम नहीं है, तभी तो आपसे पूछा कि IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिलीन क्या है, बेसिकली एसिड मतलब मैथ, है ना, और एसीट मतलब 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो जो मिथाइल एसिटिलीन है ना, दैट इज एक्चुअली
3 कार्बन से 2 लिंक हाइड्रोजन है ना, तो ये एक्चुअली ये आइन है, ठीक है। तो ये पहले पुराने नाम है, रेंडमली दे दिए गए हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल एसिटिलीन होती क्या है। ये एक्चुअली 2 कार्बन वाला आइन है जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है CH3 से, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब सीधी बात है ना, किसी भी एंड से गिनना चालू कर दो, है ना। अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे इसमें, है ना, तो यहाँ से ये हो गई फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। सो इट इज़ 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हम ये 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन हो गया, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉप, और फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में क्या है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन। सो इट विल बी प्रोपाइन। आंसर विल बी ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। देखो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंगल एलिफेटिक चेन है, सीधी सीधी चेन है। कोई भी एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कुछ नहीं है। किसी भी साइड से गिनना चालू कर दो, अल्टीमेटली होना क्या है, दिस इज अ सिंगल चेन। मैं तो ऐसे तोड़ के बता दिया है, तो ये सिंपल कंपाउंड ही, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज़, राइट। तो 1 2 3 फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन की हुई में 3 का बॉन्ड, और यहाँ पे 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रॉप, तो प्रोपाइन, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड ऐसी है इथाइलिन। इधर भी ये सब पुराने नेम्स दिए गए थे, अब ये नेम्स नहीं चलते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन क्या है तो ईन। अब यहाँ बोलोगे एसिटिलीन में सर ईन था, पर ये तो ये एक्चुअली ये आइन है, प्रोपाइन है, लेकिन इसको हमेशा मिथाइल एसिटिलीन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन में क्या है, कुछ नहीं है, ये वास्तव में ईन ही है। 2 डबल बॉन्ड है, कार्बन लिंक्ड है, और 3 हाइड्रोजन है। अब इसको बताओ IUPAC के हिसाब से क्या बोलेंगे। 2 कार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ईथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन, यानी कि आंसर हो जाएगा ईथीन। नेक्स्ट IUPAC नेम ऑफ डाईमिथाइल ईथर। तो ईथर कौन से कंपाउंड होते हैं, ROR, यानी कि 2 एलिफेटिक कार्बन यूनिट्स के बीच में अगर एक O लगा हो तो उस कंपाउंड को हम ईथर बोलते हैं। मतलब 2 लीनियर चेन हो सकती हैं, या 2 लीनियर या साइक्लिक चेन्स हो सकती हैं, पर बीच में ऑक्सीजन से लिंक हो रहा है कोई कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जो डाईमिथाइल क्या है, बेसिकली 2 CH3 के बीच में, 2 मिथाइल ग्रुप्स के बीच में एक ईथर है। अब बताओ इसको क्या बोलोगे तुम, ठीक है। तो IUPAC के हिसाब से ये तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, है ना, और ये क्या है, सिंगल कार्बन पे है ना। तो इसको क्या बोलोगे, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। दिस इज मिथॉक्सी, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप, एंड ऑन फर्स्ट कार्बन दैट इज मीथेन, ठीक है। तो मिथॉक्सी मीथेन विल बी योर आंसर, राइट। फिर इसके बाद IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन, अरे वही है ना भाई, है ना। तो ये हो गया इथीन, राइट। 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, 2 कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं एथ, मैथ एथ प्रॉप स्टार्टिंग में बता दिया, और डबल बॉन्ड है इसलिए ईन। आंसर विल बी ठीक है। मेरे को लगता है शायद ये क्वेश्चन जो है ना एसिटिलीन का पूछा हुआ है, राइट। तो दिस इज एक्चुअली इथिलीन, और यहाँ पर एसिटिलीन पूछा गया है, राइट। मेरे को लगता है यहाँ क्या है ना, एसिटिलीन पूछा गया है ना। सो व्हेन वी आर सेइंग अबाउट दिस, सो यहाँ पर एसिटिलीन पूछा गया है। तो एसिटिलीन में मैंने बोला था जो ईन है ना, ये आइन है, 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला है। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट सेम, ठीक है। दोनों विवेयर रहना है। यहाँ पर जो इथाइलिन है वो वास्तव में डबल बॉन्ड वाला है, और यहाँ पर ये बेसिकली ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सो योर आंसर हियर विल बी इथीन, बट योर आंसर हियर विल बी इथीन ओनली, ठीक है, एंड इथाइलिन। पर एसिटिलीन क्लासिकली वो बोलते थे ईन को, पर ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता था। ट्रिपल वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। तो योर आंसर विल बी इथाइन, राइट, ठीक है। सो सोडियम प्रोपेनेट, O8 मतलब प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगर उसको
की जगह एसिड की जगह, एसिड क्या होता है COH, अगर उसमें COH हटा दें और Na लगा दें ना तो उसको 8 बोलने लग जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ 3 कार्बन एसिड, राइट। सो क्योंकि प्रॉप है ना, तो जब भी 3 कार्बन एसिड होता है योर अप्रोच इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज CH3, है ना। लेट मी एक मिनट तुमको रिकॉल करवा दूँ, हमने यहाँ पर क्या बोला, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एसिटिलीन में एक्चुअली, एसिटिलीन क्लासिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि इथाइलिन जो होता है वो डबल बॉन्ड ही है। अगर इथाइलिन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर ईथ दिया हुआ है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स ईथ, और यहाँ पर आंसर आएगा इथीन। इन केस ऑफ एसिटाइलिन द कंपाउंड इज एक्चुअली अ ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, राइट। वही हमने मिथाइल एसिटिलीन में भी किया था, तो यहाँ पर ये एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, तो एक्चुअली ये ईन नहीं है, ये आइन है IUPAC के हिसाब से। अब इसमें एसिटिलीन में 2 कार्बन होते हैं और मिथाइल एसिटिलीन में 3 कार्बन होते हैं। जब भी हम 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो हम वी यूज़ दी प्रीफिक्स, व्हाट डू वी यूज़, वी यूज़ दी प्रीफिक्स प्रॉप। और जब भी हमारे पास 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, वी यूज़ दी प्रीफिक्स ईथ, ठीक है ना। तो दिस अप्रोच इज क्लियर, आई थिंक सो, है ना। सो सोडियम प्रोपेनिक एसिड की बात कर रहे थे, सो CH3 CH2 COOH, ठीक है, इसमें H रिप्लेस कर दो सोडियम से, तो बेसिकली दिस कंपाउंड इज योर प्रोपोनेट, सोडियम प्रोपोनेट, ठीक है। और सोडा लाइम क्या है, NaOH। तो बेसिकली ये है तो एसिड, एसिड की रिएक्शन करते हैं बेस से, ठीक है, एसिड की रिएक्शन बेस से करते हैं तो क्या मिलता है, NE1, राइट। सो एसिड की रिएक्शन जब भी बेस से करते हैं हमको मिलता है सॉल्ट वाटर, और यहाँ पे निकलेगी एक गैस, और ये गैस एक्चुअली होगी क्या, ये बेसिकली एसिड का CO ग्रुप रिएक्ट करके यहाँ सॉल्ट बना लेगा Na2CO3, ये CO, ठीक है, दिस CO here will react with this to form Na2CO3, राइट। एंड ठीक है, ये जो है ना, ये अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा, दिस वन, ये Na और इसका CO और ये NaO, राइट। सो दिस ऑल विल रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट वाटर, और इस प्रोसेस में ये पूरा का पूरा चेन रिड्यूस होकर निकल जाएगा, और गैस कौन सी निकलेगी, ईथेन, राइट। दिस गैस, ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चले जाएगा, एंड द गैस दैट विल गेट रिलीज्ड इज ईथेन, राइट। सो आंसर विल बी ईथेन, है ना। कोई डाउट, 3 कार्बन वाला एसिड 8 तब यूज़ करते हैं, 8 जब कोई सॉल्ट बना दिया हो एसिड का, इसलिए हम सोडियम लगा देते हैं हाइड्रोजन हटा के, या हाइड्रोजन तो बेसिकली है ही नहीं, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, सोडियम रिप्लेस कर दिया। तो सोडा नाम क्या है, बेस, ये बेस, ये एसिड, बेस एसिड की रिएक्शन देती है ना, क्या देती है, बेस एसिड की रिएक्शन देती है सॉल्ट एंड वाटर, राइट, एंड साथ में गैस रिलीज होगी, द गैस विल बी ईथेन, राइट। मैंने बता दिया ना कि यहाँ से ये पूरा ग्रुप जो है ये बना लेगा Na2CO3, एंड साथ में गैस रिलीज होगी, दिस गैस विल बी ईथेन। नेक्स्ट, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज फाउंड इन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कार्बन टू जब भी डबल बॉन्ड है ईन होना चाहिए सफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। जब भी सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है ईन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। दोबारा फॉर्मूला क्या है, इसमें कार्बन 1 होगा तो डबल हाइड्रोजन होगी, ठीक है, इसलिए CnH2n यहाँ पर +2 कर देंगे या -2, अप्रोच सिंपल है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली क्या है, कार्बन कार्बन है और 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मली हाइड्रोजन रहेगा बिकॉज हमारी एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में कार्बन हमेशा हाइड्रोजन को यूज़ करता है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, लेकिन अगर इसकी जगह हाइड्रोजन की हटा के हम कोई भी कंपाउंड लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, ठीक है, CH2 CH3 लगा सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी एलिफेटिक चेन इसकी जगह यूज़ हो सकती है, राइट।
So this can be filled with R1, R2, R3. These are all aliphatic chains. कुछ भी हो सकता है. And this is substitution of hydrogen by any other aliphatic chain. हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह कोई दूसरा लगा दिया. ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहाँ हो रहा है? एल्केन्स में हो रहा है. ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एल्केन्स की, राइट. हाइड्रोकार्बन में जैसे ग्रीन हाउस गैस कितना सुन रहे हैं, देखो मैंने वही बोला, हमारे हाइड्रोजन को, कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है, राइट. हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट क्या है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या कर देगी? कार्बन को रिड्यूस कर देगी और क्या बना लेगी? मीथेन. जो बायोगैस होती है या कोई भी वेजिटेबल मैटर है वो फर्मेंट होता है, या दुनिया भर में हम जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कार्बन तो है ही. वो कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन को यूज़ करके मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर लेता है और ये मीथेन रिलीज़ होती है हैवी अमाउंट्स में, ठीक है. तो ये एक ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है. ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आप जानती हो कि बेसिकली हाई एनर्जी की शॉर्ट वेवलेंथ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, पता है ना. तो हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन हमारे अर्थ के अंदर आती है और ये जो मीथेन गैस है इसके मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना लेते हैं और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो ज़मीन से रिफ्लेक्ट हुई, ज़मीन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी तो अब एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, है ना. और वेवलेंथ क्या हो गई? ज़्यादा. तो हाई वेवलेंथ रेडिएशन को ये CH4 क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. इसकी वजह से एक ब्लैंकेट बन जाता है और गर्मी अंदर कंटेंड रहती है अर्थ के अंदर, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ गर्मी पूरी बढ़ जाएगी बिकॉज द मीथेन विल एब्जॉर्ब दी लो एनर्जी एंड हाई वेवलेंथ, ठीक है. सो मीथेन क्या करेगा? जो लो एनर्जी, और क्योंकि कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई और जो रिफ्लेक्ट हुई है धरती से वापस, उसकी वेवलेंथ ऑब्वियसली कम होगी एनर्जी को. इस हाई वेवलेंथ या लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, को एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस धरती पे फेंकेगा. ये एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस इसको धरती पे फेंकेगा, जिसकी वजह से एक अर्थ जो होगी वो वार्म होती जाएगी इस रीसर्कुलेशन की वजह से. एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो दिस गैस विच इज़ सिंपल MCQ तुमसे पूछा गया कि भाई मीथेन कैसे, कौन सी गैस है, आंसर दे देना. प्रोसेस मैंने तुमको बता दिया है क्या हो रहा है. हाई एनर्जी वेव्स आएंगी, वो धरती से टकराएंगी और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी धरती से, मीथेन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और वापस धरती पे भेजेगी. इसकी वजह से अर्थ जो होगा वो रीसर्कुलेट हो, ये जो रेडिएशन है वो रीसर्कुलेशन की वजह से वो वार्म होता जाएगा, है ना. दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, अच्छा वही अप्लाइड वाला आ गया ना. हमने बताया एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन. इनमें से एल्केन कौन सा है? तो देखो जब भी एग्जाम में ना ऐसा दिमाग लगाओ कि 3 ऑप्शन एक ही कार्बन बेस के हैं, ठीक है. तो इसको कॉल C2 में एल्केन क्या होता है? 2n+2. एन यहाँ पर क्या है? 2+2 यानी कि C2H6. योर आंसर विल बी D, राइट. फिर अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. अच्छा मैंने तुमको ये चीज़ बताई नहीं थी, लेकिन बेसिकली ये समझो, समझने वाली बात है कि मैंने बोला था किसी भी गिवन कार्बन के लिए एल्कीन जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, राइट. अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है तो एल्कीन्स के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2 टाइम्स, राइट. और अगर हमको एल्कीन बनाना हो तो +2 और एल्कीन बनाया -2, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, राइट. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है. तो एक अगर सेम कार्बन है, सेम कार्बन नंबर है, तो एल्काइन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, एल्कीन का उससे ज़्यादा होगा और एल्केन का उससे भी ज़्यादा होगा, राइट. समझ रहे हैं? करेक्ट. एल्काइन, एल्कीन और एल्केन. एल्केन का सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा. पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कार्बन नंबर सेम होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर कार्बन नंबर ऊपर है, राइट, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन में दिया हुआ है, तो 2 कार्बन में यहाँ पर मेन तो यही है, इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है. सो यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन वाला है ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा 2 कार्बन से. और ये तो बहुत सिंपल है कि 1 कार्बन वाला विल बी एट द बेस एंड C3H6 विल बी टॉप, राइट.
दिस इज़ योर आंसर, है ना, राइट। कन्फ्यूजन यही थी ये दो में, राइट, पर इसमें मैंने सॉल्व कर दिया। अगर कार्बन नंबर सेम है तो हाइड्रोजन बढ़ रही है, इसलिए एल्केन्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा एल्कीन से, एल्कीन का ज़्यादा होगा एल्काइन से, ठीक है। अच्छा, कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज इसकी 4 वैलेंसी है ना। अच्छा, एक बात कभी सोची कि कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है पूरी दुनिया में? मतलब एक वाई, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ग्रेफीन सुना होगा, ठीक है, फुलरीन सुना होगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर आइसोटोप फॉर्म्स ऑफ कार्बन। फिर आपने और भी फॉर्म सुने होंगे कार्बन के। कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है कि उस पर एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेडिकेटेड है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू कैंट इमेजिन इट विदाउट कार्बन, बट कार्बन में ऐसा क्या होता है कि दुनिया के कोई दूसरे कंपाउंड इतने दूसरे, बेसिकली कार्बन इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ वॉट एवर कम्स टू इट, हर किसी से बाइंड कर जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को एक टर्म दिया गया है, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद other carbon molecules or other molecules in general to form linear long chains or cyclic compounds, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने की ये जो प्रवृत्ति है, ये टेंडेंसी है कि मैं किसी से भी अटैच हो जाऊंगा, किसी से भी जुड़ जाऊंगा और आइडेंटिकल एटम्स के की चेन्स को बाउंड करके अपने आप को बड़ा करते जाऊंगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। दिस इज द प्रॉपर्टी वाई कार्बन हैज़ ए सेपरेट केमिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है भाई, लाइक कंपाउंड डिजॉल्व इन लाइक, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्यूबल इन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स आर ओलियोफिलिक, मतलब ऑयल लाइकिंग कंपाउंड्स होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं, राइट, बिकॉज इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, सीधे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जहाँ पोलैरिटी नहीं है, यहाँ चार्ज नहीं है, वो पसंद है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यही कारण होता है, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल भी क्या है, ड्राई क्लीनिंग करते हैं हम। तो ड्राई क्लीनिंग हम पेट्रोल से क्यों करते हैं? द रीज़न इज़ बिकॉज सिंपल सा बात है कि पेट्रोल क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और जनरली जो भी दाग धब्बे हमारे टेक्सटाइल्स में या हमारे क्लोथ्स में लगते हैं, वो दाग धब्बे क्या होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, राइट। सो ये इसको डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। कुछ दाग होते हैं वो पानी से धुलते हैं, इसलिए हम नॉर्मल जो दाग होते हैं धूल मिट्टी वाले, वो सारे पानी से धुल जाते हैं। लेकिन अगर ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है ना, जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे करके जो एटमॉस्फेयर में है, मीथेन ईथेन, ये थोड़ा थोड़ा क्या करता है, क्लॉथ्स में जमते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये क्लॉथ्स के फाइबर्स के बीच में लग जाते हैं और पेट्रोल क्या करता है, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोल में सॉल्युबल होंगे, है ना। या फिर आपने देखा होगा जो पेंट है, नील पेंट है, उसको हटाने के लिए यूज़ क्या करते हैं, उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एसीटोन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नील पेंट जो होता है ना, वो ऑर्गेनिक होता है, उसको एब्जॉर्ब हटाने के लिए एसीटोन यूज़ करते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो दीज कंपाउंड्स, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, वो सब कार्बन बेस्ड होते हैं, और ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं। क्वेश्चन 1 मिनट ना अपने से 1 मिनट ट्राई मारो, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? पेंटेन के बनाने, पेंटीन पेंटाइन के नहीं बनाने। तो पेंटीन को पहले लिख लें, क्या ऐसे स्ट्रेट चेन में लिख लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। सो दिस इज पेंटेन, ये है भाई साहब पेंटेन। बीच में तो 2 ही 2 आएंगे और लास्ट में 3, ठीक है। इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो मतलब ये जो है, इसको लास्ट से उठा के इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूँ तो क्या ये हो सकता है क्या? एक बार चेक करना, CH3 CH3
CH2CH3। अच्छा एक काम और कर सकते हैं ना, इसको इधर भेज दें तो CH3 CH CH3 CH3 CH3, राइट। सो देयर विल बी, अगर हम देखें तो ये कंपाउंड क्या होगा, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या इसमें भी 5 कार्बन है क्या, मिथाइल का 1, ब्यूटेन का 4, क्या इधर भी 5 थे क्या, हाँ। ओ ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पर हुआ क्या, चेन की जगह ब्रांचिंग होती जा रही है, राइट। इधर भी ब्रांचिंग करी, 1 2 3, सो दिस विल बी 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, राइट, है ना। सो मेरे को लग रहा है हमने 2 बार ब्रांच करके 2 आइसोमर्स और बना लिए पेंटेन के, टोटल 3 आइसोमर हो गए, राइट। एक स्ट्रेट चेन वाला, 2 ब्रांच आइसोमर, राइट। कर सकते हो, बहुत सिंपल है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कंपाउंड हैज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो यही तो चीज़ हमने करी है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम ही निकलेगा भाई, क्योंकि ये पेंटेन है ना, पेंटेन है। एन क्या होता है, पेंट मतलब 5, ठीक है, C5, एन है मतलब एल्केन्स, है ना। तो हाइड्रोजन कितना होगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 2, राइट, C5H12। जब इन सब को गिन लो, इन सब में का फॉर्मूला सेम आएगा, C5H12 C5H12 C5। तो फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट है ना, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे डिफरेंट है। तो दिस इज नथिंग बट इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, है ना। अग फिर इसके बाद कंपाउंड, अच्छा मैंने ये बताया, ये ग्रुप क्या होता है, कीटोन्स। अर्लियर इनको पुराने ज़माने में नॉन IUPAC में इसको कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते थे। तो अगर कोई भी 2 कंपाउंड्स O से लिंक होते हैं, ROR डैश, तो ये ईथर हैं। को कंपाउंड अगर इससे लिंक होते हैं तो ये CO से लिंक होते हैं, तो ये कीटोन्स हैं, ठीक है। ये दोबारा क्वेश्चन वही आया, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच the element can link to each other in the form of long chains or a ring structure, so this is catenation। मैंने बोला कार्बन हैज़ दिस यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरे भी करते हैं, बट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा विजिबल किस में है, कार्बन में, ठीक है। ठीक है, नेम द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग CO फंक्शनल, अगर CO फंक्शनल ग्रुप है वही है, ROR डैश वाले ईथर कहलाते हैं, और RCOR डैश वाले कीटोन्स या कार्बोनिल ग्रुप कंटेन। डिफाइन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इज आ सेम हमने डेफिनेशन पहले पढ़ ली थी, दोबारा से इसको देखते हैं। देखो 2 तरीके के, बहुत सारे तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है, लेकिन आइसोमेरिज्म इज इन जनरल, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे, ठीक है। हमने जो यहाँ पर पेंटेन के जो कंपाउंड्स बनाए ना, ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए हैं, स्ट्रक्चर में भी चेन आइसोमर्स बनाए हैं। बेसिकली हमने क्या किया है, ये लीनियर चेन है पहली वाली, यहाँ पर क्या है, हमने चेन छोटी कर दी और कार्बन्स को ब्रांच करते गए, ठीक है। सो दिस ब्रांच चेंज कंपाउंड्स या स्ट्रेट चेन के ब्रांच चेंज आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही पोजीशन आइसोमर्स भी होते हैं। पोजीशन आइसोमर्स में क्या है कि सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, पर जो हमने एटम्स हैं, ठीक है, या फिर फंक्शनल ग्रुप है, वो डिफरेंट लोकेशन पे होंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये जो मैंने, ये तो समझ में आया ना कि ये पेंटेन है, पेंटेन में ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी चेन आइसोमर्स हैं, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेट लीनियर चेन थी, उसी चेन को हमने क्या किया है, ब्रांच किया है, ठीक है। दिस इज, इसी को हमने ब्रांच करते गए, फिर हमने एक और मीथेन यहाँ से उठा लिया और इसको हमने ब्रांच करके अल्टीमेटली इसको बना दिया, राइट। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वैसे तो ये पूछ नहीं रहा कि आपसे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है।
है ना। अब फॉर एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको बताऊं, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड लेते हैं कार्बन का ही, ठीक है। सो 1 2 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। तो ये ब्यूट, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है 1, कार्बन पे क्या है आइन, ठीक है, आई कैन राइट दिस। तो ये ब्यूटाइन है, ठीक है, पर कार्बन कहाँ पर है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है। कैन आई ब्रिंग दिस दिस ये जो है इसको क्या मैं यहाँ ला सकता हूँ, राइट। आई कैन पुट दिस कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3। क्या ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, हाँ तो 4 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि आइन है। सो ये ब्यूटाइन हो गया। क्या ये 4 कार्बन का है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटाइन हो गया, करेक्ट। पर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे आ रहा है, वाह, ब्यूटूआइन हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही आना है क्योंकि एल्काइंस है, ब्यूटाइन है, और ब्यूटाइन में 4 कार्बन का है, यानी कि फॉर्मूला होगा C4H2N, 4 इंटू 2 8 -2, यानी कि C4H6 आ रहा है। C 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन, 3 + 2 + 1 यानी कि 6 हाइड्रोजन, यानी कि फॉर्मूला सेम आ रहा है बट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। सो इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म तो मैंने पहले आपको समझा दिया। जो पोजीशन है दैट इज पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट एंड दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज पोजीशनल आइसोमेरिज्म। क्या ये क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या इतना डिस्क्रिप्शन लिखना है? नहीं, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, मैंने ऐसे ही बना दिया आपको एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आइसोमेरिज्म इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट C4H2N का IUPAC नेम बताओ जिसमें कि ब्रांच चेन है, राइट। सो ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इम्पॉसिबल है नहीं, पूरी ब्रांचिंग कर दो, 1 कार्बन के अराउंड 3 कार्बन लगा दो, हो गया। यही तो पूछ रहा है, और यहाँ पर 3 वैलेंसी और 1 4, तो उसका नाम क्या होगा भाई साहब? 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल और H10 मैंने कैसे पहचान लिया, ये एन ही है। देखो 2 इंटू 8 + 2 आ रहा है ना, ये 10 आ रहा है, राइट। तो ये एन ही होगा, और ये 3 यहाँ पर ब्रांच चेन में बनाया है, ठीक है। तो ओवरऑल तो क्या है, 4 कार्बन का है, पर इन्होंने ब्रांच स्ट्रक्चर मांगा है तो लीनियर चेन में ये और मिथाइल ग्रुप साथ में लगा दिया, तो यहाँ पर प्रोपेन आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ठीक है, ईथीन टू ईथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ईथीन मतलब, राइट, और इससे बनाना है हमको इथेन। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुई है, यहाँ 2 2 थी। अच्छा जनरली एक बात बताओ, CnH2n से ये ईथेन होता है, इससे ईथीन होता है, राइट। इससे ईथेन हम बना रहे हैं, मतलब कोई भी एल्केन बना रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन ही तो बढ़ रही है। ये +2 क्या है, ये हाइड्रोजन ही तो है, यानी कि प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। अच्छा ये जो प्रोसेस है ना, इसकी रिएक्शन आप ईथीन टू ईथेन लिखोगे ना, ये हाइड्रोजनेशन है, लेकिन इसकी जो पूरी रिएक्शन है ना, ईथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये ईथीन पैलेडियम या निकल को यूज़ करती है 200 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इतना आसान नहीं है इस डबल बॉन्ड को तोड़ना। और इसको जब हम तोड़ते हैं ना हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट भी लगते हैं, और हाई दिस रिएक्शन इज स्ट्रांगली एंडोथर्मिक, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी।
एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ईथेन, जो हमने प्रीवियस ये दिया। तो ये दिस इज, क्या ये रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो जहाँ पर ये रिएक्शन ऐसे होती है? राइट, यस, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन व्हीकल एग्जॉस्ट। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन जो बेसिकली पेट्रोल है उसके अंदर क्या होता है ना, अरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली बेंजीन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो उनमें ईन ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है, और ये ईन ग्रुप अगर हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे एग्जाम में मतलब एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं, सो दीज बेंजीन बेस्ड कंपाउंड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, दीज आर इवन कैंसरस, मतलब ये कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। तो इस रिएक्शन में जो व्हीकल एग्जॉस्ट होता है ना, उसमें पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट लगा रहता है। ठीक है, और ये पैलेडियम निकल कैटलिस्ट व्हीकल एग्जॉस्ट से जब कंपाउंड बाहर जाते हैं तो इनको हाइड्रोजनेट कर देते हैं और इनको हार्मलेस कंपाउंड जैसे कि ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, इन सब है ना, हेक्सेन, बेंजीन से क्या बनेगा, हेक्सेन, लीनियर चेन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दिस। ये 26 क्वेश्चन था, ईथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वी हैव डन इट, राइट। ठीक है, इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट, देखो मैथ एथ प्रॉप, तो मीथेन तो सबसे कम होगा जब कार्बन, ठीक है। अब ईथेन, ईथीन, ईथाइन में मैंने बता दिया, ईथाइन का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा ईथीन का, उससे ज़्यादा ईथेन का। द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ से यहाँ पर जाने में हाइड्रोजन बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम है, एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन इसके डबल है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2n+2 है। ठीक है, तो ये 2n है, यहाँ पर हाइड्रोजन n ही है ना, 2n-2 है ना, ये हम पढ़े। तो ये सेम अगर एथ दे रखा है तो ऑब्वियसली एल्केन्स का मॉलिक्यूलर वेट सबसे हाईएस्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये रखनी है कि भाई ये देखना है कि पहले कार्बन देखो, नंबर देखो, जो कार्बन सबसे कम हो उसको सबसे लोएस्ट पे रखो, और कार्बन अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन सीधे 14 कंट्रीब्यूट करता है 14th। ठीक है, हाइड्रोजन का उतना रोल नहीं है। ठीक है, नेम द गैस इवॉल्व इन द गिवन रिएक्शन ईथीन अंडरगोज हाइड्रोनेशन, कितनी बार पढ़े हैं इसको, सेम तो सेम चीज़ है ये। ईथीन लैंड निकल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस ईथीन से कन्वर्ट हो जाता है ईथेन में, राइट। fill in the blanks from the components. Ethene reacts with hydrogen, the compound formed when ethene reacts with hydrogen is, तो ईथीन जब हाइड्रोजन जोड़ दोगे, यही तो हम इतनी देर से कर रहे हैं, ईथेन बनेगा। ठीक है, ईथेन का फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो ईथेन में ईथ मतलब मैथ एथ प्रॉप यही है, मैथ इज इक्वल टू 1, एथ इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2C2H एन है, इसलिए 2NN+2, यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 डालो, C2H4+2, आंसर विल बी C2H6। ठीक है, ठीक है, जो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है और ईथेन और ईथीन को डिफरेंशिएट करना है, राइट। देखो ईथेन हार्मलेस कंपाउंड्स होते हैं, राइट, रिएक्शन टेंडेंसी बहुत कम होती है ना, पर ईथीन में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड थोड़ा अनस्टेबल है, तो ईथीन का डबल बॉन्ड, ईथीन क्या है, ये डबल, जो पोटेशियम परमैंगनेट है क्या, एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा बिकॉज इसके पास डबल बॉन्ड है, इससे रिएक्ट कर जाएगा, जबकि जब इसको ऑक्सीडाइज करने जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। फाइनली होगा क्या कि इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी, तो KMnO4 का कलर पिंक होता है, सबको पता है, कमीना पिंक में ऐसे याद रखता है, कमीना पिंक। ठीक है, तो KMnO4 इज़ पिंक कलर, तो यहाँ रिएक्शन हुई ही नहीं, तो KMnO4 का कलर पिंक का पिंक रह जाता है, जबकि ईथीन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और KMnO4 रिड्यूस हो जाएगा। जो रिड्यूस KMnO4 होता है ना, वो कलरलेस होता है। सो KMnO4 कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट ईथेन, ये ईथेन को डिफरेंशिएट और ईथीन फ्रॉम ईथीन। ठीक है,
2 ट्यूब में, एक में ईथेन है, एक ट्यूब में ईथीन है, और हमने KNO4 से डाइल्यूशन आना, तो KNO4 इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा और कलरलेस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्पल पिंक, कुछ लोग बोलते हैं पर्पल है, सो कमीना पिंक हम ऐसे याद रखते थे, पर्पल पर्पलिश पिंकिश कलर होता है इसका। ठीक है, जब ईथेन रिएक्ट करेगा तो ये मतलब फेड नहीं करेगा, और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये फेड कर जाएगा। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ ईथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपोनेट। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोल रहा है। प्रोपियोनेट, ठीक है, तो प्रोपेनिक एसिड लिखेंगे CH3CH2 COOH या H, ये 3 कार्बन का एसिड हो प्रोपेनिक एसिड। इधर क्या कर दो, H हटा के यहाँ पर क्या कर दो, सोडियम लिख दो। ठीक है, ये सोडियम प्रोपेनेट आ गया। अब इसमें हमने क्या डाला, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ना, तो ये वाले, ये जो है ना Na और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये बना लेंगे Na2, तो ये एसिड है, ये सोडा लाइम क्या है, बेस, तो इससे बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर, और इधर जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो है, दिस हाइड्रोजन विल बी टेकन अप बाय दिस एंड दिस विल फॉर्म रिलीज अ गैस नोन एज C2H6 या CH3CH3, यहाँ पर जैसे समझ लो, तो ये ईथेन बनेगी। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम में एक अच्छी चीज़ अगर आप लिख दो, ठीक है, तो सोडा लाइम को ये रिएक्शन जो होती है ना, इसको एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई मतलब टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको भी क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। ये लिख दो तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, वैसे ये भी लिख दिया तो अच्छा है। ठीक है, अल्टीमेटली उनको बस ये है कि ईथेन निकल जाएगी इधर, और बेसिकली इसको ना जब भी ये लिखा करो ना, जब भी रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स लिखा करो, ठीक है, तो ये फेडेड लिखा करो। ठीक है, किताबों में ना आपके ऐसे ही लिखा रहता है, ये ऐसे ऐसे शो कर दो। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने ये तो वो समझ जाएंगे, बस इतना सा लिख देना। तो ये एक्चुअली Na2CO3 बन रहा है, साल्ट एंड वाटर, सो इट्स एन एस, और ये जरूर लिखना कि ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ पर एक गैस रिलीज हुई है C2H6, राइट। इफ़ यू राइट दिस CO एंड 300 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो दिस विल बी मोर बेटर फॉर यू। ठीक है, तो अपना एक 1 मार्क सेक्शन वाला पोर्शन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन विल बी फॉर द 2 मार्क्स with respect to same alkane, alkyne, so do join it. Thank you guys, है ना, thank you for your time and attention. I am very much thankful.